लोग जो है इस व्यवस्था के विरोध में लड़ा। बहनों और भाइयों, सुभाष चंद्र बोस नेताजी खुद ऐसी ही व्यवस्था के खिलाफ लड़े थे। यहाँ सब लोगों को इस बात की जानकारी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक आईसीएस अधिकारी थे। उन्होंने आईसीएस के कंपटीशन में टॉप किया था अपने टाइम में। आप गूगल पर जाएंगे तो आपको लिखा मिलेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चौथा स्थान था आईसीएस में। लेकिन यह गलत है, यह सही नहीं है। नेताजी का पहला स्थान था। उस समय नियम ऐसे थे कि आईसीएस के कंपटीशन में शुरू की 3 पोस्ट जो होती थी वो अंग्रेजों के लिए रिजर्व थी। इस कारण से 3 लोग उनके ऊपर थे। नंबर उनके भी नेताजी से कम थे। नेताजी का ऐसा व्यक्तित्व था। लेकिन नेताजी आईसीएस क्यों बने? उनके पिता ने कहा कि हम सुभाष को आईसीएस देखना चाहते हैं। वो आईसीएस बने, लेकिन आईसीएस बनने के बाद नेताजी ने उससे त्याग दिया। एक भी दिन उन्होंने काम नहीं किया विषय। उन्होंने कहा जिस व्यवस्था के खिलाफ हमें लड़ना है, आईसीएस बन के मैं उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सकता। और जो पत्र नेताजी ने ब्रिटिश हुकूमत को लिखा, 3 लाइन का पत्र, उस पत्र की पंक्तियां आपको बताऊं तो आपको रोमांच हो आए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, वेरी हम्बली आई रिफ्यूज टू बी योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, काइंडली ट्रीट दिस लेटर एज माय रिजिग्नेशन। इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है? देखिए, अगर बात करनी है तो बात में कहते हैं कि मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं आपका ब्रिटिश सरकार का आज्ञाकारी सेवक होने से इनकार करता हूं। इस पत्र को मेरा त्याग पत्र माना। यही तो लिखा जाता है, यही तो आदमी लिखता है, कर्मचारी मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो नेताजी ने कहा कि मैं आपका आज्ञाकारी सेवक होने से इनकार करता हूं, इसलिए इस पत्र को मेरा त्याग पत्र मान लिया। ऐसे नेताजी का आज जन्मदिन, ऐसे नेताजी की आज जयंती है। तो मैं आपके सामने यह बिंदु रखना चाहता हूं कि जिस व्यवस्था से नेताजी लड़े थे, आज उसी व्यवस्था से हम लोग लड़ रहे हैं। आईसीएस के सामने आईएएस कुछ भी नहीं, लेकिन यह बाहरी लोग आ गए। अभी मैं निजीकरण की बातें आपके बीच में करूं तो आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। आप में से अगर कोई किराएदार है और कोई मकान मालिक है, तो कुछ लोग के अपने मकान भी होंगे, कुछ लोग किराएदार भी होंगे। और मकान मालिक को इस बात का अधिकार है, इस बात का हक है कि मकान मालिक चाहे तो अपने मकान को बेच ले, उसको अच्छी कीमत मिल जाए, उसको कहीं और जाना हो तो वह मकान को बेच देगा। लेकिन यह हक किराएदार को तो नहीं है ना, कि अगर किराएदार किसी मकान में रह रहा है और किराएदार का एक दिन मन आ गया, वो कहते हैं हम मकान को बेचने जा रहे हैं। यह किराएदार है जो बैठे हैं 7वीं मंजिल पर और यह इस मकान को बेचने जा रहे हैं, यह हमें स्वीकार नहीं है। यह बात आपको समझ में आ गई बात? यह किराएदार है, यह वही व्यवस्था है जिसके विरोध में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया। अब केवल 5 बातें आपके सामने रखते हैं। पहली बात क्या है? पहली बात, उन्होंने कहा बहुत ज्यादा घाटा हो गया, इसलिए निजीकरण के अलावा कोई रास्ता नहीं। अब इसमें से 2-3 सवाल निकलते हैं। पहला सवाल तो यही निकलता है कि घाटा क्या हो गया है। हमने कई बार पत्र के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, बयान के माध्यम से इन लोगों से अनुरोध किया हमने कि घाटे का ब्यौरा दे दें कि किस मद में कितना घाटा हुआ, तो तब पता चलेगा किसकी वजह से घाटा हुआ। तो घाटे का ब्यौरा वो नहीं दिया। उन्होंने कहा 1,10,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा और उन्हीं का डॉक्यूमेंट कहता है कि 1,15,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल का बकाया है। अगर बिजली बिल का बकाया ही वसूल कर लिया जाए तो 5,000 करोड़ रुपए का मुनाफा है, इसका मतलब घाटा तो नहीं है। 1,15,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल माफ नहीं किया गया, वो वसूल किया जाए। इससे घाटे की जो तस्वीर दी जा रही है वो गलत है। लेकिन उसके विस्तार में अभी मैं नहीं जाऊंगा, और भी बहुत सी बातें। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर घाटा है, आज फिर कह रहा हूं, शक्ति भवन
कि चेयरमैन साहब कल उसका श्वेत पत्र जारी कर दें कि किस किस मद में घाटा है। मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, मैं 24 घंटे के अंदर उस श्वेत पत्र का जवाब दे दूंगा और 24 घंटे के अंदर, और मैं प्रमाणित कर दूंगा कि इस घाटे की जिम्मेदारी IAS अधिकारियों की है, कर्मचारियों की नहीं। मैं 24 घंटे में जवाब दूंगा। लेकिन आप बताएं तो कि घाटा कहाँ है, किस बात का घाटा है, कैसे घाटा हो गया? अरे 1959 में राज्य बिजली बोर्ड बना था और 2000 में उसका विघटन किया गया। तब तक 453 करोड़ रुपए का पूरा घाटा था। सालाना घाटा 77 करोड़ का था, 77 करोड़ रुपए। आज यह घाटा 1,10,000 करोड़ का हो गया। कौन जिम्मेदार है भाई? 2002 तक इंजीनियर थे यहाँ पर, R.K. नारायण साहब के स्वर्गीय R.K. नारायण अंतरराष्ट्रीय ख्याति के इंजीनियर थे। तब तक तो घाटा नहीं था। 2002 के बाद आप आए और घाटा हो गया। तो घाटा है, पहले तो यह डिस्प्यूटेड है। दूसरी बात, घाटा है तो किन वजहों से घाटा है। लेकिन तीसरी बात बहुत मजेदार है, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। अगर प्राइवेट कंपनी में घाटा हो जाए तो प्राइवेट कंपनी में जब घाटा होता है तो प्राइवेट कंपनी में घाटा होने कोई विषय बात है। अगर प्राइवेट कंपनी में घाटा होता है तो प्राइवेट कंपनी में घाटा होने के बाद वहां एक वाक्य है प्राइवेट कंपनी में, कहा जाता है हेड्स आर रोल्ड, यानी सर काट दिए जाते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में घाटा होता है तो किसके हेड्स रोल किए जाते हैं? प्रबंधन के सर काटे जाते हैं, कर्मचारियों के सर नहीं काटे जाते। ये तो अगर घाटा हो गया तो इनके सर काटे जाने चाहिए, इनको निकाला जाना चाहिए। इनको कोई अधिकार नहीं है कि यहाँ प्रबंधन में बैठे रहे। तो सबसे बड़ी बात, सबसे मूल बात तो यह है कि घाटे के आंकड़े नहीं दे रहे और घाटे का कोई जिम्मेदार अगर है एवरी फेयर इन द वर्ल्ड तो घाटे का जिम्मेदार तो मैनेजमेंट होगा। सबसे पहले तो मैनेजमेंट को चेंज किया जाता, वो भी वो चेंज कर रहे हैं, लेकिन चेंज क्या कर रहे हैं? सरकारी मैनेजमेंट के बजाय प्राइवेट मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो एक पॉइंट को यह आपके सामने मैं रखना है। दूसरा पॉइंट कि अगर घाटा हो गया है तो निजीकरण से वो घाटा कैसे सुधर जाएगा? मैं देश विदेश की बात नहीं करूंगा, अन्य प्रांतों की भी बात नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश में ही निजीकरण हुआ है आगरा में। कितने साल हो गए? 15 साल हो जाएंगे 1 अप्रैल आगरा के निजीकरण। आगरा में निजीकरण से घाटा कम हो गया। आगरा के निजीकरण की तस्वीर ये है कि वो अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी है, उसको हम बिजली सप्लाई करते हैं और जब हम उसको बिजली सप्लाई करते हैं तो हम बिजली कहीं से खरीदते हैं। लेटेस्ट पिछले वर्ष का जो रेट है, हम 5 रुपये 55 पैसे की बिजली खरीदते हैं, 5 रुपये 55 पैसे, और टोरेंट कंपनी को हम बिजली देते हैं 4 रुपये 13 पैसे। तो टोरेंट कंपनी को बिजली देने में ही 1 साल में 275 करोड़ रुपए का हमें घाटा हुआ। यह तस्वीर है निजीकरण। और आगरा क्या है? आगरा कोई देहात नहीं है। आगरा लेदर कैपिटल है इस देश की। आगरा एशिया का सबसे बड़ा लेदर इंडस्ट्री है। आगरा में जितने 5 सितारा होटल हैं ताजमहल की वजह से, उतने 5 सितारा होटल उत्तरी भारत के 8 प्रांतों में मिला के नहीं जितने अकेले आगरा में। तो आगरा में लूट ही लूट है, बिजली की कमाई। 7 रुपये 98 पैसे पर यूनिट बिजली का रेट है। 4 रुपये 13 पैसे में हमसे बिजली खरीदती है टोरेंट कंपनी, 7 रुपये 98 पैसे में बेचती है। वह 2000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रही है। अगर आगे निजीकरण न हुआ होता तो मैं चेयरमैन साहब से पूछना चाहता हूँ ये मुनाफा किसका होता? और कॉर्पोरेशन का होता है ये मुनाफा। आपने ये मुनाफा निजी क्षेत्र की झोली में डाल दिया और आज आप निजीकरण जो है घाटे के नाम पर कर रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ आज इस सभा के माध्यम से, और प्रेस में भी ये बात जाएगी कि टोरेंट को जो फ्रेंचाइजी दिया गया, निजीकरण किया गया, टोरेंट के निजीकरण के कारण से आज तक जितना घाटा हुआ है उस घाटे को जितने IAS अधिकारी यहाँ चेयरमैन रहे हैं उनके वेतन से उस घाटे की वसूली की जाए। यही एक जिंदाबाद।
उसके बाद तीसरी बात मैं आपको कहूँ कि निजीकरण के बाद सबसे ज्यादा नुकसान किसका होने जा रहा है? कर्मचारी के और कंज्यूमर। तो मैं हमेशा कहता हूं केवल 2 स्टेक होल्डर हैं बिजली के क्षेत्र में। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बिजली के क्षेत्र में बिजली का कंज्यूमर है, हम नहीं। हम कंज्यूमर भी है बाई चांस और कर्मचारी, लेकिन जो केवल कंज्यूमर है वह सबसे बड़ा स्टेक होल्डर। हम भी उस श्रेणी में शामिल है क्योंकि हम भी कंज्यूमर। और नंबर 2 पर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बिजली का कर्मचारी। अब कंज्यूमर का क्या होने वाला है? 6.50 रुपये यहाँ मैक्सिमम टैरिफ है। यह सब बातें बताऊं उसके पहले यही बता दूं आपको कि बिजली गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सेवा, अंग्रेजी में कहते हैं सर्विस, और प्राइवेट सेक्टर के लिए व्यापार है, अंग्रेजी में कहते हैं बिजनेस। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बिजली एक सर्विस है, प्राइवेट सेक्टर के लिए बिजली एक बिजनेस है। तो वह बिजनेस का अड्डा इसको बनाना चाहते। और जो लोग भी सलाहकार आए हैं, कहीं भी बैठे होंगे, हमें नहीं मालूम कौन लोग हैं। आपको मालूम है इस देश में बिजली के क्षेत्र में कितने खरीदार हैं? केवल 4 लोग हैं, टाटा पावर, अदानी पावर, टोरेंट पावर और आरपीजी गोयनका पावर। केवल 4 लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं। और जो सलाहकार हैं वो भी उन्हीं 4 लोगों के, वो अलग अलग नहीं, वो उन्हीं के नुमाइंदे होते हैं। और जो ड्राफ्ट है वो बने बनाए ड्राफ्ट, जो चंडीगढ़ का निजीकरण किया जा रहा है, जो दादर नगर हवेली का, जो उड़ीसा का, जो दिल्ली का, वो सब ड्राफ्ट बने हुए। एक बार सलाहकार नियुक्त हो गया तो उसको ड्राफ्ट बना के देने में कोई टाइम नहीं लगेगा, वो तो बना हुआ। उनकी प्रक्रिया है, वो उस पर आगे बढ़ने लगेगी। इसलिए 13 जनवरी से साथियों जो शुरू हुआ है, 13 जनवरी जानते कौन सी तारीख है? जिस दिन यह सलाहकार की नियुक्ति के लिए टेंडर नोटिस प्रकाशित हो, वह तारीख 13 जनवरी। आज 23 जनवरी, आज सलाहकार की नियुक्ति के लिए बिडिंग हो रही है और 12 जनवरी को सलाहकार नियुक्त, 12 फरवरी को सलाहकार नियुक्त कर दिया है। तो वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अगली बात मैं कहूँ आपको, तो सबसे बड़ा उल्लंघन किस चीज का हो रहा है? सबसे बड़ा उल्लंघन हो रहा है जो हमारे साथ समझौते हुए। समझौते क्यों किए जाते हैं? समझौते विश्वास के आधार पर होते हैं। अगर लिखित समझौतों का पालन नहीं होगा तो दुनिया उलट जाएगी। सारी दुनिया में जहां होता, अभी गाजा में भी समझौता ही हुआ ना, कितना ही मारकाट हो जाए, होता केवल समझौता। तो सारी दुनिया में जहां समझौता होता है उसको ऑनर किया जाता, लेकिन यहां समझौते को आप ऑनर नहीं कर रहे और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और समझौता छोटे मोटे व्यक्ति से नहीं हुआ, समझौता हुआ है 5 अप्रैल 2018 को तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी के साथ। समझौता हुआ है 6 अक्टूबर 2020 को मौजूदा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी के साथ। आप बहुत बार इस बात को सुन चुके होंगे। समझौते में तो 3 ही लाइन में लिखा है कि बिना कर्मचारियों को विश्वास में लिए उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा। यह शब्दावली लिखी हुई। अब आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, बड़े गर्व के साथ इसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो आप समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती, आप समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों के हित में आप क्या करें। आज आप कह रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। अरे जो आरएफपी डॉक्यूमेंट जारी हुआ है, उस आरएफपी डॉक्यूमेंट में एक बड़ा मजेदार शब्द लिखा है। उसमें लिखा अर्ली बीआरएस। अर्ली बीआरएस शब्द मैंने पहली बार सुना। आज तक मैंने अर्ली बीआरएस शब्द सुना नहीं था, डिक्शनरी में भी ये शब्द कहीं नहीं। बीआरएस है, बीआरएस का मतलब होता है छटनी, कि पैसा देकर लोगों की छटनी कर दी, वॉलंटरी रिटायरमेंट के नाम पर। बीएसएनएल में 2 लाख कर्मचारी थे, 1,12,000 कर्मचारियों की छटनी कर दी गई बीएसएनएल। केवल इसलिए कि रिलायंस को आगे बढ़ाओ, एयरटेल को आगे बढ़ाओ, वोडाफोन को आगे बढ़ाओ, आइडिया को आगे बढ़ाओ। यहाँ भी वही काम किया जा रहा है। अब निजीकरण के बाद अगर बीआरएस होगा तो बीआरएस को फायदा किसी को नहीं। भाई नौकरी छोड़ने में फायदा होता तो नौकरी करने ही क्यों आते? समझ रहे हैं आप मेरी बात? नौकरी छोड़ने में फायदा नहीं होता, नौकरी करने में फायदा होता।
तो वीआरएस में तो किसी का फायदा नहीं है। लेकिन अर्ली वीआरएस का क्या मतलब है? अर्ली वीआरएस का मतलब है कि आप लोग जो हमारे सामने खड़े हैं, यंगर जनरेशन, उनको ये कहने के चाहिए साल भर का वेतन दिया, घर जाओ। साल भर का वेतन भी मैं अपने दिमाग से कह रहा हूँ, हो सकता है उनके दिमाग में महीने भर का ही वेतन है। जो टेम्परेरी एम्प्लॉई है और जो परमानेंट एम्प्लॉई है उनके लिए 3 महीने का ही वेतन। लेकिन जो संविदा पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे शक्ति भवन में काम कर रहे हैं, चाहे फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे कहीं काम कर रहे हैं, उनके लिए साफ लिखा है कि जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है तब तक वो काम पर रहेंगे। यही उनकी विदाई होगा। यही ग्रेटर नोएडा में हुआ, यही उड़ीसा में हुआ, यही आगरा में हुआ। तो यह दीवार पर लिखी हुई इमारत है, इससे अलग कुछ नहीं होने जा रहा। इसलिए मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि एक एक व्यक्ति तक इस आवाज को पहुंचाइए कि निजीकरण होने का मतलब लोगों के रोजी रोटी पर खतरा है, आपके भविष्य पर खतरा है। कंज्यूमर पर तो बहुत बड़ा खतरा है, उसको ज्यादा बोलने की अभी आवश्यकता नहीं। यहाँ 500 यूनिट पर हम देते हैं 6 रुपये 50 पैसे। 500 यूनिट पर जो प्राइवेट कंपनी के कंज्यूमर है मुंबई में, वो देते हैं 17 रुपये 18 रुपये पर यूनिट। जो कोलकाता में प्राइवेट कंपनी के कंज्यूमर है वो देते हैं 12 रुपये से 15 रुपये पर यूनिट। किसानों को मुफ्त बिजली वहाँ नहीं मिलती। तो वह सब बातें भी हैं, लंबी बातें, मैं अभी लंबी बातें नहीं करूँगा, मैं बाद में फिर होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यह मैसेज एक एक व्यक्ति तक यह मैसेज पहुँचाइए। आज हम लोग निर्णय लेंगे, यह जो विरोध चल रहा है यह विरोध यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। आज एक्शन का कुछ निर्णय हम लोग लेंगे। 2 बजे यहाँ से जाएंगे और 2 बजे फिर आफ्टर संघर्ष समिति बैठेगी। आज हम लोग निर्णय लेंगे आगे की कार्रवाई की। लेकिन आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए, तमाम प्रेस को लोग पूछ रहे हैं कि आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए। मैंने सिंपली ये कहा बहुत विनम्रता पूर्वक कि आज यह जानकारी मिली थी और ये राइटिंग है, कोई छिपी हुई जानकारी नहीं है कि 11:30 बजे शक्ति भवन में प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस होगी कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए, ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस होगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। कई लोगों को गलतफहमी हुई, आपके हाथ में भी कंसल्टेंट गो बैक लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं इससे। लेकिन बेहतर होता यहाँ लिखा जाता चेयरमैन गो बैक। और मैं चाहता हूँ कल से यही मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात। सलाहकार निजीकरण नहीं करते, सलाहकार निजीकरण कर भी नहीं सकते। निजीकरण तो चेयरमैन करेगा, सलाहकार भी तो उन्हीं ने बुलाए हैं। तो जिसने बुलाए हैं, मैंने जहां से बात शुरू किया था, क्या कोई किराएदार मकान बेच सकता है? एक बाहरी आदमी यहाँ आके बैठ गया, बाहरी आदमी बैठ गया। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, कैमरे सामने है, लेकिन इस बात के प्रमाण है, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके से वीसी के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी सस्पेंड किए जा रहे हैं, जिस तरीके से सस्पेंड किए जा रहे हैं, सबके रेट हैं। बड़े दुख के साथ इस बात को मैं कह रहा हूं, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, सबके रेट है। सबको बताया जा रहा है कि इतना ले आओ, सस्पेंड कर देंगे, नहीं तो सस्पेंड कर देंगे, और सस्पेंड कर देंगे तो रिस्ट्रिक्ट होने के लिए ज्यादा देना। पूरे प्रमाण के साथ इस बात को कह रहा हूं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जीरो रेजिस्टेंस करप्शन, और यहां बैठे हुए लोग यह कारनामे कर रहे हैं कि सस्पेंशन के रेट है कि इतना पेमेंट कर दो, नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। और सस्पेंड कर देंगे तो फिर रजिस्ट्रेट का ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए पहले ये कर रहे। यह सब क्या हो रहा है इस बिल्डिंग के अंदर? मैंने भी इस विभाग में 37 साल काम किया, मैंने भी किया 37 साल इस विभाग के अंदर। ऐसा वातावरण तो नहीं था। मैं आप लोगों को इसी बात के लिए धन्यवाद दे सकता हूँ कि आप लोगों के चेहरे पर अगर कोई भी मुस्कान है तो वह कॉस्मेटिक है। आप तो सदमे में जी रहे हैं जहाँ इस तरीके का वातावरण हो, इस तरीके का प्रबंध। लेकिन एक आखिरी बात कहते अपनी बात को मैं विराम दूं। आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते,
मैंने बार बार कहा कि आप किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। मकान मालिक कौन है? आपके मन में ये बात आ रही है, मकान मालिक कौन है? भाई में आपको समझ में आया कि नहीं? आप है मकान मालिक के हाथ के जो सामने खड़े हुए। किसी इंडस्ट्री में 3M का महत्व होता है, मैन मटेरियल एंड मशीन। इसमें मशीन निर्जीव है, मटेरियल निर्जीव है, और दोनों का हैंडल जो करता है वही सजीव है। कौन करता है हैंडल? आप करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मालिक आप हैं और कोई दूसरा मालिक नहीं। और जब हम कहते हैं सरकार मालिक है, तो सरकार किसकी है? हमारी है। समझ में आई आपको बात? क्योंकि सरकार हमारी है। लोकतंत्र में कौन मालिक होता है? जनता मालिक होती है। इसलिए हम मालिक है, कोई दूसरा मालिक नहीं है। चंडीगढ़ नहीं बेच पा रहे हैं, चंडीगढ़ कार्य में थोड़ी देर के बाद आपको नहीं रहा चंडीगढ़। लेकिन मैंने कहा मैं अपनी बात को विराम दूं। आज जो कुछ हो रहा है यह केवल लखनऊ में नहीं हो रहा, यह केवल उत्तर प्रदेश के जनपदों में नहीं हो रहा, यह केवल उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं पर नहीं हो रहा, आज सारे भारत में हो रहा है। भारत का मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम लोग निकल आए हैं सड़कों पर। कितने कर्मचारी निकल आए हैं? 27 लाख कर्मचारी आज सड़कों पर हैं। और किसी ने 27 लाख कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में विरोध करने के लिए खड़े हुए और कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। 27 लाख कर्मचारियों का मैसेज है, सड़कों पर आने का मैसेज है, आपके लिए मैसेज है कि उत्तर प्रदेश का बिजली कर्मचारी अकेला नहीं है, उसके साथ 27 लाख इसलिए यह बात मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन आखिरी बात मैं कहूँ आपसे, आखिरी बात मैं कहूँ, उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश जी आ गए हैं। मेरी रोज इनसे बातचीत होती रहती, मैं चाहता हूँ स्वागत करिए, अवधेश जी का स्वागत करिए। तो मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, आखिरी बात केवल यह है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला है, अब इसको गौर से सुनिए। एक एक कर्मचारी को बताइए, वो फैसला मैं आपके बीच में डाल दूंगा, सब लोग उसका प्रिंट निकलवा लें उस फैसले का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है? वह कहता है कि कर्मचारी भेड़ बकरी नहीं है, उन्हें बेचा नहीं जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आप असेट ट्रांसफर कर सकते हैं कानून से, असेट तो कर सकते हैं ट्रांसफर, उसके भी कानून बड़े जटिल, लेकिन वह कहता है आप पर्सनल को यानी कर्मचारी को उसकी इच्छा के विपरीत ट्रांसफर नहीं कर सकते। यह माननीय हम एक मुहिम चलाने जा रहे हैं गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी से एक मुहिम हम चलाने जा रहे हैं। एक एक कर्मचारी हाथ उठा के आप अभी बता दीजिए, एक एक कर्मचारी यह लिख के देगा चेयरमैन के नाम कि मैं सरकारी क्षेत्र में सरकारी कंपनी में नौकरी करने के लिए आया था, आई हूँ, और सरकारी क्षेत्र की नौकरी मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ। और मैं विनम्रता पूर्वक आपको यह सूचित करना चाहता हूँ कि समाचार पत्रों के माध्यम से यह विदित हुआ है कि पावर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। तो मैं विनम्रता पूर्वक आपको सूचित करना चाहता हूँ कि यदि ऐसा किया गया तो मैं किसी भी कीमत पर निजी क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। फोटो करवाइए, हाथ उठा के फोटो करवाइए, जो लोग फोटो करिए।